Sunita Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture. My topic is sensation and perception. संवेदनाएं तथा प्रत्यक्षीकरण. संवेदनाओं को ज्ञान का प्रमुख द्वार कहा गया है. बालक जब जन्म लेता है तो वह अपने वातावरण के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होने लगता है और उसी के माध्यम से उसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है. इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे हम संवेदनाएं या इंद्रियजन्य ज्ञान कहते हैं. संवेदनाओं को हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर बना होता है, ज्ञानवाहक तंतु और गतिवाहक तंतु. ज्ञानवाहक तंतुओं में दो प्रकार के प्रमुख केंद्र बिंदु पाए जाते हैं. प्रथम है ग्राहक और दूसरा है बोध केंद्र. कोई भी सूचना की जानकारी ग्राहक के द्वारा बोध केंद्र तक पहुंचाई जाती है और बोध केंद्र उस सूचना को मस्तिष्क तक ले जाता है. मस्तिष्क उस सूचना की जानकारी गतिवाही तंतुओं को देता है और गतिवाही तंतुओं के पास जब सूचना प्राप्त हो जाती है तो फिर उस सूचना पर प्रतिक्रिया होने लगती है और उस सूचना पर जब प्रतिक्रिया होने के माध्यम से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह संवेदना या इंद्रियजन्य ज्ञान कहलाता है. संवेदनाएं और सेंसेशन जो है वो पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं होता है. जिस प्रकार से हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब बालक कोई आवाज़ पहली बार सुनता है तो उसे नहीं पता चलता कि ये आवाज़ किसकी है या कहाँ से आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उसके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से धीरे धीरे उस आवाज़ को जब वो 2-3 बार सुनता है तो उसे पहचानने की प्रयास करता है और उस संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होने लगता है कि ये आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है. ज्ञानेंद्रियों के विभिन्न प्रकार भी होते हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंसेशन अर्थात ज्ञानेंद्रियों के प्रकार. सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों के प्रकार में आ जाता है आपका दृष्टि संवेदन अर्थात विजुअल सेंसेशन. देखने से हमारी बॉडी में जो सेंसेशन होता है उसे दृष्टि संवेदन कहते हैं. अर्थात कोई चीज़ हमें कैसी सुंदर लग रही है, किस तरह से हम उसके ऊपर आकर्षित हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारा दृष्टि संवेदन हमें इसकी जानकारी हमारे मस्तिष्क को देता है. दूसरा प्रकार आता है हमारा हियरिंग सेंसेशन अर्थात ध्वनि संवेदन. ध्वनि संवेदन के माध्यम से हमें जो आवाज़ हमारे कानों के द्वारा सुनाई देती है वो सारे सेंसेशन हमें ध्वनि के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसको हमारा जो ईयर अर्थात हमारा जो कान जो ज्ञानेंद्रिय का प्रकार है वह हमें उसकी समस्त सूचनाएं मस्तिष्क को देता है. कोई बहुत तेज़ आवाज़ होती है और हम संवेदनशील हो उठते हैं, कोई धीरे आवाज़ होती है और हमें सुनाई नहीं देती, तो ये जो सारी संवेदनाएं हमें ध्वनि के माध्यम से प्राप्त होती है. संवेदनाओं का तीसरा प्रकार है स्मेल सेंसेशन अर्थात घ्राण संवेदना. अर्थात गंध की जितनी भी संवेदनाएं होती है वो हमें इसी संवेदन के माध्यम से या इसी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से प्राप्त होती है. टेस्ट सेंसेशन है फोर्थ इसका अर्थात स्वाद सेंसेशन. जीभ एक ऐसा हमारा ज्ञानेंद्रिय का प्रकार है जिसके माध्यम से हमें इस प्रकार की संवेदनाएं प्राप्त होती है. टच सेंसेशन अर्थात स्पर्श संवेदनाएं. स्पर्श संवेदनाओं यानी हम किसी चीज़ को स्पर्श करके हम पता लगा सकते हैं कि यह चीज़ किस प्रकार की है, कठोर है, मुलायम है या किस प्रकार की है. इस प्रकार से ये जो 5 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के आधार पर हमें सेंसेशन के टाइप्स बनाए गए हैं जिनके आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है. जिस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गुलाब का जो फूल है, गुलाब का फूल जो है वो हमें देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो हमारे जो संवेदनाएं होती है उसके प्रति से नाम गुलाब का नाम लेते ही हमारी संवेदनाएं इस तरह से विकसित होने लगती है कि गुलाब बहुत सुंदर फूल है. और ध्वनि इसी तरह से उसकी जो सुगंध है उससे हमें स्मेल सेंसेशन होने लगता है और उससे गुलकंद बनाया जाता है और हम उसको टच करते हैं तो उसमें मखमली सा एहसास व्यक्ति को होता है. तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को इन संवेदनाओं के माध्यम से उसके विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं परसेप्शन की अर्थात प्रत्यक्षीकरण. अभी हमने बात की संवेदनाओं की. संवेदनाओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें अर्थ नहीं होता है. कोई भी संवेदना हमें प्राप्त होती है, बालक को जब सेंसेशन होता है तो वह उस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें कोई अर्थ निहित नहीं होता. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं परसेप्शन की अर्थात प्रत्यक्षीकरण.
प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वह जानकारी जिसमें अर्थ निहित होता है, जो हमें संवेदनाओं के माध्यम से ही प्राप्त होती है, लेकिन उसमें एक अर्थ पर्टिकुलर निहित होता है। जैसे ही कोई सूचना हमें मिलती है या वो कोई सूचना हम देखते हैं या जानकारी हमें मिलती है, तो वह सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क में पहुंचने के बाद में हमें संवेदनाएं प्राप्त होती है। संवेदनाएं होने के बाद में हम उसका पूर्ण अर्थ लगा पाते हैं और वही प्रत्यक्षीकरण है। अर्थात प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बाह्य जगत की वस्तुओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षीकरण वह ज्ञान है जिसमें कि अर्थ निहित होता है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण के जो विशेषताएं हैं कि प्रत्यक्षीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं। प्रत्यक्षीकरण में एक अर्थ निहित होता है, अर्थात सबसे अभी हमने बात की कि प्रत्यक्षीकरण मीनिंगफुल होता है, अर्थात कोई भी परसेप्शन जब बनता है, अर्थात दृष्टिकोण जब मनुष्य के मन में बनता है तो उसमें कोई ना कोई अर्थ निहित होता है। जब कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो उसके प्रति जब ही हमारे मन के अंदर प्रत्यक्षीकरण होगा जब उसका पूर्ण रूप से अर्थ हमें पता है, अर्थात अर्थ के आधार पर ही हम उसका परसेप्शन बना सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है प्रत्यक्षीकरण में पूर्ण स्थिति, अर्थात प्रत्यक्षीकरण जो होल सिचुएशन के बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और अपना दृष्टिकोण उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में नहीं बना सकते हैं जब तक हमें उसका पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो उसकी जब तक हम पूर्ण स्थिति को नहीं देख सकते तब तक हम उसके बारे में कोई परसेप्शन नहीं बना सकते हैं। तो जैसा भी जो भी चीज़ हमें सामने दिखाई देगी उसी प्रकार का हमारा परसेप्शन बनेगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है इसकी विशेषताओं में प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन। प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन होता रहता है। हर एक मनुष्य की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी सोच होती है, उसकी अपनी पसंद नापसंद, रुचि अभिरुचि, अर्थात उसके व्यक्तित्व में भिन्नता पाई जाती है। उसी आधार पर हम देखते हैं कि जो उसका परसेप्शन होता है वो परिवर्तनशील होता है। किसी व्यक्ति को गुलाब का फूल बहुत पसंद है और किसी व्यक्ति को उसमें कांटे दिखाई देते हैं, तो उन दोनों का अलग अलग परसेप्शन हो गया कि एक को बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है तो उसका परसेप्शन उसकी सुंदरता को लेकर, उसकी कोमलता को लेकर बना हुआ है, दूसरे को उसमें कांटे दिखाई दे रहे हैं तो उसका परसेप्शन अलग बना हुआ है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो परसेप्शन है वो परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ नंबर की विशेषता की कि प्रत्यक्षीकरण में अंतर। प्रत्यक्षीकरण में अंतर भी पाया जाता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, एक ही वस्तु के लिए दो व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण पाया जाता है। किसी व्यक्ति को वह वस्तु बहुत सुंदर लगती है और किसी व्यक्ति को वह वस्तु रुचिकर नहीं लगती। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि बहुत अंतर होता है परसेप्शन में भी। हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग नज़रिया होता है, अपना अलग एक दृष्टिकोण होता है किसी वस्तु को पहचानने का, उसमें चयन करने का, उसकी रुचि अभिरुचि, ये सारी चीज़ें मिलकर ही परसेप्शन का निर्माण करती है। नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रत्यक्षीकरण में चुनाव। प्रत्यक्षीकरण में अर्थात परसेप्शन चुनाव में भी बहुत अधिक भूमिका होती है इसकी, अर्थात हम उसी चीज़ का प्रति हमारा दृष्टिकोण उजागर करते हैं या परसेप्शन बनाते हैं जो चीज़ हमें अच्छी लगती है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसी का सिलेक्शन करते हैं और उसी के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत अच्छा बन जाता है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती, किसी भी प्रकार की जानकारी हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसको लेना पसंद नहीं करते हैं और हमारा परसेप्शन उसके लिए निगेटिव हो जाता है। इस प्रकार से चयन के आधार पर अर्थात चुनाव के आधार पर भी परसेप्शन का निर्माण होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सजेशंस मुझे दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू।